नमस्कार डियर स्टूडेंट, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो बीएससी के 6th सेमेस्टर में है और जिनका सब्जेक्ट बॉटनी है। बॉटनी में आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट पेपर आपका है साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला यूनिट है साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी का सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के आज हम 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। टोटल आपके सिलेबस में, पेपर फर्स्ट के सिलेबस में टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी है और 8 यूनिट की 100 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने ये प्रत्येक यूनिट के सीरीज को क्रम बाय क्रम तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 100% यहीं से पूछे जाएंगे। बाकी जो रेगुलर हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमने 2 मॉडल पेपर 100 क्वेश्चंस के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, मॉडल पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है आपके सेल बायोलॉजी, और आज हम सॉल्व करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न को। सभी साथी से निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है जो द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज व्हिच इज। तो ये किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसैकेराइड की श्रेणी में रखा जाता है और यह पौधों की मजबूती और संरचना प्रदान करता है। इसलिए पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर। प्रश्न नंबर 2 जिसमें है कि डेस्मोसोम का संबंध है, डेस्मोसोम्स आर रिलेटेड टू। तो डेस्मोसोम किससे रिलेटेड है? ये कोशिका के आसंजन से संबंधित है। डेस्मोसोम्स विशेष एक प्रकार की संरचना होती है जो दो पड़ोसी कोशिकाओं को मजबूती से एक साथ बांधने या चिपकाने का काम करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आया कि डेस्मोसोम का संबंध, तो आप बताएंगे कोशिका आसंजन से, या आप बताएंगे कि ये एक प्रकार की संरचना है भाई, और जो दो कोशिकाएं होती हैं आसपास की उनको मजबूती से एक साथ ये चिपका देती है या बांध देती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 जिसमें है कि जीवन का भौतिक आधार, द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म है किसके अनुसार? हाक्ले के अनुसार प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि जीवन की सभी जैविक क्रिया इसी के अंदर संपन्न होती है। इसलिए आंसर लगा देंगे तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, हरित लवक में क्लोरोफिल स्थित होता है। तो हरित लवक में क्लोरोफिल जो स्थित होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? ग्रेना में अवस्थित होता है। क्लोरोफिल के अणु क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, पॉलीसोम का अर्थ पूछा गया है। पॉलीसोम्स मीन्स, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा पॉलीसोम्स का मीन्स क्या होता है। पॉलीसोम का जो मतलब होता है वो राइबोसोम का समूह होता है। क्या होता है? राइबोसोम का समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 जिसमें कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? द किचन ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन या ग्लूकोज तैयार करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, सातवां क्वेश्चन जिसमें है कि एक पादप कोशिका की रिक्तिका में पाए जाते हैं। फाउंड द वोक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल आर। केवल वायु पाए जाते हैं या फिर जल और उसमें घुले पदार्थ? तो वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस पाए जाते हैं एक पादप कोशिका के रिक्तिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, इसमें सेंट्रियोल का कार्य है। द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज। तो सेंट्रियोल का कार्य है तर्क तंतुओं का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पैंडल फाइबर। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न में राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9,
जिसमें पूछा गया है कि कोशिकांग जो आत्म लयन के लिए उत्तरदायी है, द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोलाइसिस इज, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये लाइसोसोम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये एंजाइम पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि कोशिकांग में आत्मलयन के लिए उत्तरदायी तो लाइसोसोम है, इसलिए बी आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा यानी एटीपी उत्पन्न करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म द सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अणुओं कोशिका में अणुओं के प्रवेश और निष्कासन के लिए नियंत्रित करता है? तो इसके निष्कासन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है कोशिका झिल्ली। कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। आंसर हो जाएगा इसमें आंसर ऑप्शन सी। देखिए, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है जो केवल चुनिंदा अणु उसके अंदर ही आने देती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 है कि इज स्टडी टू सेल इट टाइप स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनल। कोशिका उसके अंदर प्रकार संरचना कार और उसके अंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी के अंदर या सेल जीव विज्ञान कोशिका उसके प्रकार संरचना कार और उसके अंगों का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड ए सुसाइड बैग। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती की थैली कहलाती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, जिसमें है सिस्टोलिथ में किसका निक्षेपण होता है? व्हाट इज द डिपॉजिटेड इन साइट सिस्टोलिथ। तो सिस्टोलिथ में किसका निक्षेपण होता है दोस्तों? निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है सिस्टोलिथ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि ऑक्सीसोम स्थित होते हैं। ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इन। तो ऑक्सीसोम जो स्थित होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर अवस्थित होते हैं ऑक्सीसोम? तो ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में अवस्थित होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं और एटीपी निर्माण में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, रंगहीन लवक कहलाते हैं कलरलेस प्लास्ट प्लास्टेड आर कार्ड। तो रंगहीन प्लास्टेड क्या कहलाते हैं? ये ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन लवक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 17, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसमें जटिल लवक अनुपस्थित होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्लास्टेड इज एब्सेंट। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि इनमें से किसमें जटिल लवक अनुपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें है क्लोरोफाइटा, बी है हेप्टोफाइटा, सी है यूग्लिनोफाइटा और डी ऑप्शन है हेरो हेटेरोकोन्टा। तो चलिए सभी लोग इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा जिसे हम हरे शैवाल के नाम से जानते हैं, तो हरे शैवाल में सरल दो झिल्ली वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि कुछ समूह में 3 या 4 झिल्ली वाले जटिल प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है ये ग्रेना में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थाइलाक्वाइड झिल्ली के ढेर ग्रेना जिसे कहते हैं, तो ग्रेना में सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक प्रक्रिया का स्थान है द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये स्ट्रोमा में होता है। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जिसे पेटिका कहा जाता है,
स्टोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर यह तरल भाग है जहां पर एंजाइम CO2 को शर्करा यानी शुगर में बदल देती है। तो ये जो रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशिक प्रक्रिया का स्थान ये स्टोमा है। और इसमें होता क्या है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर के जो तरल पदार्थ होते हैं उनको CO2 जो एंजाइम होता है वो CO2 की मदद से शर्करा यानी शुगर में बदल देता है। ओके, तो आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 जिसमें है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन विच कलर? तो ये लाल रंग में सबसे अधिक होता है। किस रंग में? लाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, लेकिन लाल प्रकाश में दक्षता सर्वाधिक अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 जिसमें जड स्कीम प्रस्तुत की थी। जड स्कीम वाज परपोज बाई, तो जड स्कीम हिल और बेंडल ने प्रस्तुत की थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, हिल और बंडल। और ये जो हिल और बंडल ने जड स्कीम प्रस्तुत की थी वो क्या थी? तो ये एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन के प्रवाह को दर्शाने वाला आरेख है जड स्कीम। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 जिसमें है कि प्राकाशिक रूप से प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह करने वाले लवक कहलाते हैं। इनको मंडल लवक कहा जाता है या फिर तेजल लवक, यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटोप्लास्ट। तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों? यूरोनप्लास्ट कहते हैं, जिसे प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यूरोनोप्लास्ट इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 जिसमें स्टार्च का संश्लेषण करने वाले लवक पूछे गए हैं। स्टार्च का जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट करता है। कौन करता है दोस्तों? एमाइलोप्लास्ट करता है। एमाइलोप्लास्ट का अर्थ होता है स्टार्च। ये जड़ों और कंद जैसे आलू में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 जिसमें कोशिका झिल्ली बनी होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न जिसमें है कि इकाई झिल्ली बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो यूनिट झिल्ली जो बनी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है दोस्तों? तो ये प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। रॉबर्टसन के मॉडल के अनुसार लिपिड की परत दोनों तरफ से प्रोटीन की परतों से ढकी होती है। ये किसने बताया था? तो ये रॉबर्टसन जी ने बताया था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। सेंगर एंड निकोलसन मॉडल डिफर फ्रॉम द रॉबर्टसन मॉडल। सेंगर और निकोलसन मॉडल कैसे अलग है? तो ये अलग है दोस्तों प्रोटीन की व्यवस्था में, अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोटीन की व्यवस्था में अलग है, क्योंकि रॉबर्टसन ने प्रोटीन की स्थिति परत को माना था, जबकि सिंगर और निकोलसन ने इसे लिपिड समुद्र में तैरते हुए मोजेक की तरह बताया था। इसलिए प्रोटीन की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोटीन में सिंगर और निकोलसन का मॉडल डिफर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अवसादन गुणांक में एस का अर्थ क्या है? तो अवसादन गुणांक में एस का अर्थ है संवेद वर्ग संवेग यूनिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नरी प्रोडक्ट? तो इनमें से अल्कालाइड्स जो है ये आपका उत्सर्जी पदार्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के संबंध पर प्रयोग किस पर हुए थे? एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप वेर परफॉर्म्ड ऑन। तो ये किस पर हुए थे? तो ये हुए थे एसिटेबुलेरिया पर। आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में तारक केंद्र होते हैं यानी सेंट्रियोल होते हैं? तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ। तो ये कहाँ पर होते हैं दोस्तों? ये जंतु में होते हैं, एनिमल में होते हैं। ठीक है, इनमें से किसमें तारक केंद्र, किसके तारक केंद्र में कोशिका में तारक केंद्र सेंट्रियोल में उपस्थित होते हैं? तो जंतु कोशिका में तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित होता है? तो इनमें से झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम केवल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33 जिसमें एक ट्राइसोमिक में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो एक ट्राइसोमिक में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 2n+1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि सामान्य सेट की बात करें तो सामान्य सेट में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, जैसे 21वीं जोड़ी में अतिरिक्त गुणसूत्र में डाउन सिंड्रोम होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो इनमें से कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है दोस्तों। तो ये अनुपस्थित होता है उपरोक्त सभी, ना न्यूक्लियस होता है, ना लाइसोसोम होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये सभी अनुपस्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ उपरोक्त सभी। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया में केंद्रक, लाइसोसोम, ईआर जैसे झिल्लीदार अंग नहीं होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड दियर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल टू सर्व। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और अन्य पोषक तत्वों के भंडारण में शामिल है। तो कौन सा शामिल है। ये शामिल है वोक्यूलस यानी किसी रिक्तिकाएँ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। ये पानी, भोजन, कचरे को स्टोर करने वाली थैलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कार्बन पदार्थ के टूटने में शामिल है। तो कार्बन के पदार्थ में टूटने में शामिल है लाइसोसोम। यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कचरे और मृत अंगों को नष्ट कर देते हैं लाइसोसोम में। ओके, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स के संश्लेषण में शामिल है। तो फास्फोलिपिड के संश्लेषण में शामिल क्या है दोस्तों। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शामिल है फास्फोलिपिड के संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। SER का जो मुख्य कार्य है, SER का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका मुख्य कार्य है लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण करना। अगर आपसे पूछा जाए SER का कार्य क्या है तो आप क्या बताएंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है, लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37 नंबर प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में मौजूद होता है और पशु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें से पादप कोशिकाओं में मौजूद जो होता है वो क्या होता है, हरित लवक। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये केवल और केवल कहाँ पर पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है और पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ही उपस्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणसूत्र के बारे में सत्य है। तो गुणसूत्र के बारे में सत्य कथन है, पहला ऑप्शन समझेंगे कि इसमें दिया गया है कि इट इज प्रेजेंट विथ द न्यूक्लियस, यह नाभिक के भीतर मौजूद होता है। तो बिल्कुल सही कथन है। बी ऑप्शन है इट कैरीज जीन टू हेल्प इन इनहेरिटेंस, या जीन धारण करने में करता है और वंशानुक्रम में मदद करता है। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। सी है इट कंपोस्ट ऑफ DNA इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन, या क्रोमेटिन और प्रोटीन के रूप में DNA से बना होता है। तो ये भी कथन आपका सही है, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी आपका इसमें सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली बंधक अंग है। तो इनमें से एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाला अंग कौन सा है। तो रिक्तिका, यानी रिक्तिका क्या है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन की है। गाल्जी उपकरण भी सिंगल मेम्ब्रेन का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेन का है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जंतु कोशिका में मौजूद होता है तथा पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो जंतु की कोशिका में सेंट्रियोसोम उपस्थित होते हैं, लेकिन ये पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली का बंधक अंग इसमें से नहीं है। इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है। तो दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन वाला अंगक जो नहीं है वो है अंतःप्रदब्ध जालिका। अंतःप्रदब्ध जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन वाला अंग नहीं है। बाकी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों दोहरी झिल्ली के हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एकल झिल्ली का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की बाहरी परत कहलाती है। व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कार्ड। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं, पेप्टिगोग्लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिगोग्लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, जिसमें है कि लेग्निन की अत्यधिक मात्रा किसके पाचन में बाधक है। तो किसके पाचन में बाधक है, ये पॉलीसैकेराइड के पाचन में सबसे अधिक बाधक करती है लेग्निन की अत्यधिक मात्रा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45, कोशिका भित्ति की कौन सी परत दो आसन्न कोशिकाओं को जोड़ती है। विच लेयर ऑफ द सेल वॉल कॉन्टैक्ट टू एडजेसेंट सेल। तो ये जोड़ती है किसको, ये मध्य पटलिका को, मिडिल लेमिला को ये ऐड करती है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सही लगा लीजिएगा सभी लोग, ठीक समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कोशिका भित्ति की कौन सी परत दो आसन्न कोशिकाओं को जोड़ती है, तो मध्य पटलिका जो है ये दो आसन्न कोशिकाओं को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीग्लैक्टोयूनोरोस विकारों का समूह उत्तरदायी है। ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है फल पकाने में, फल के पकाने में ये उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा, फ्रूट रिपनिंग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला बहुलक है। द मोस्ट एविडेंट पॉलीमर इन नेचर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो बहुलक है वह है सेलुलोज पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47 नंबर प्रश्न का उत्तर। 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संरचनात्मक प्रोटीन का समूह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का समूह है कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन ये संरचनात्मक प्रोटीन का समूह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49, एकाधिक सूत्रता का उदाहरण कौन सा है। तो एकाधिक सूत्रता का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र अधिक। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, जिसमें है कि गेहूं में सभी 21 द्विगुणसूत्रीय प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक थे। द साइंटिस्ट हु ऑब्टेन्ड ऑल 21 डिसोमिक लाइन्स इन व्हीट वाज। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था E.R. सीयर्स। E.R. सीयर्स एक प्रकार के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने गेहूं के सभी 21 द्विगुणसूत्री प्राप्त किया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर, डाउन सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो ये दोस्तों त्रिगुणसूत्रता के कारण उत्पन्न होता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होती है टोटल वो कितनी होती है, 21 गुणसूत्र की होती है। तो 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त पद आ जाती है जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, 2n+1 कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 2, कोलेजन पूछा गया। कोलेजन है कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है और कोलेजन शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर संरचनात्मक प्रोटीन होता है जो संयोजी ऊतकों को मजबूती देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 53, जिसमें ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से किसके कारण संकरण से प्राप्त होता है। तो ट्रिटिकल गेहूं और राई के संकरण से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54, जिसमें पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं कुछ डिप्टेरा कीटों की कोशिकाओं में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55, जिसमें है लैम्पुस गुणसूत्र कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं। लैम्पुस क्रोमोसोम्स इन वर्टिब्रेट्स आर फाउंड इन। तो ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, केवल सोमेटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, केवल सोमेटिक कोशिकाओं में और कुछ डिप्टेरा कीटों में पाए जाते हैं। ये दोनों ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी। तो अगर लैम्प बुश गुणसूत्र कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं ये पूछा जाए तो आप लगाएंगे कुछ डिप्टेरा कीटों में। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, बैंड और इंटरबैंड पाए जाते हैं। तो बैंड और इंटरबैंड ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। पॉलीटीन गुणसूत्रों पर गहरे रंग के बैंड्स और हल्के रंग के इंटरबैंड्स की एक विशिष्ट श्रृंखला दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 57, सुपर न्यूमेरी गुणसूत्र, सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम्सिस
तो सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम्स है आपका बी क्रोमोसोम्स। बी क्रोमोसोम्स को सुपर न्यूमेरिक गुणसूत्र कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 58 जिसमें बालबियानी रिंग पाई जाती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बालबियानी जो रिंग है ये पॉलीटीन गुणसूत्र में पाई जाती है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 59 जिसमें लैंपबुश गुणसूत्र किस अवस्था में देखे जाते हैं? लैंपबुश क्रोमोसोम्स आर सीन इन विच स्टेज? तो ये ड्रोसोफिला की लार्वा ग्रंथि में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ड्रोसोफिला की लार्वा ग्रंथि में पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कहा जाता है अर्धसूत्री पुनर्व्यवस्था। अर्धसूत्री पुनर्व्यवस्था इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लगाएंगे मिटोटिक प्रोफेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 ड्रोसोफिला में पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इन ड्रोसोफिला पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर फाउंड। तो ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में पॉलीटीन गुणसूत्र लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 61 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि अंतरावस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस अकर्षण, तो ये कहाँ पर होता है? G1 एंड G2 फेज में होता है। G1 एंड G2 फेज में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर। कोशिका चक्र में गैप 1 यानी G1 एंड G2 दोनों अवस्थाओं में कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन आरएनए का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62 कॉलिस्टीन किस अवस्था पर विभाजन को रोक देता है? तो कॉलिस्टीन स्टॉप सेल डिवीजन एट, तो ये किस अवस्था पर रोकता है? ये मेटाफेज पर रोकता है। मेटाफेज पर ये विभाजन रोक देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63 मनुष्य में विषाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? वायरल डिसीजेस इन ह्यूमन इंक्लूड। तो विषाणु से फैलने वाला जो रोग है वो इसमें आपका पित्त ज्वार और लाल आ जाएगा। पोलियो तथा चेचक खसरा ये सभी विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पीला बुखार, रेबीज, पोलियो, चेचक ये सभी वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64 जिसमें कोशिका सिद्धांत के संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? सेल थ्योरी वार परपोज बाई। तो सेल थ्योरी जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो शिल्डन एंड स्वान के द्वारा दी गई थी। शिल्डन एंड स्वान के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब दी गई थी? तो याद रखेंगे 1839 या 1838। 38 और 39 ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में 1839 है तो 39 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 1838 है तो 38 लगाएंगे। 38 और 39 ये दोनों है, एग्जैक्ट एक नहीं है, ठीक है। तो 1838 या 39 में शेल्डन एंड स्वान ने बताया कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 65 जिसमें दिया गया सजीव रसायन के रूप में जाना जाता है नोन एज लिविंग केमिकल्स। तो लिविंग केमिकल्स के रूप में वायरस को हम जानते हैं। वायरस यानी विषाणु को हम लिविंग केमिकल के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66 राइजोफस पूछा गया है। राइजोफस क्या है? राइजोफस एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का कवक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 67 जिनमें कोशिकीय आकार अनियमित है। इरेगुलर सेल शेप इज सीन इन। तो इरेगुलर शेप जो सीन की गई थी वो किसमें सीन की गई थी? ये सीन की गई थी दोस्तों अमीबा और श्वेत रक्त कणिकाओं दोनों में सीन की गई थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 68 जिसमें है प्रश्न एकांक कला प्रारूप प्रस्तुत किया था। हु प्रपोज द यूनिट करेक्टर कॉन्सेप्ट। तो एकांक कला का प्रारूप जो प्रस्तुत किया था वो किसने प्रस्तुत किया था? वो रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो रॉबर्टसन ने झिल्ली की संरचना के लिए यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल भी प्रस्तावित किया था, जिसे क्या कहा जाता है? एकक कला प्रारूप। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 69 जिसमें तरल मोजिक मॉडल प्रस्तुत किया था। फ्लड मोजिक मॉडल वार प्रपोज बाई। तो ये दोस्तों सिंगर और निकोलसन ने तरल मोजिक मॉडल दिया था। कब दिया था? तो 1972 में दिया था। सिंगर और निकोलसन ने तरल मोजिक मॉडल 1972 में दिया था और यह एक प्रकार का सबसे मान्य मॉडल था, जिसके अनुसार झिल्ली लिपिड के समुद्र के प्रोटीन के सतह पर तैरते हुए हिम सेल जैसी दिखी। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 70 जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कणिकाओं का कंकालीय प्रोटीन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्केलेटल प्रोटीन ऑफ RBCS। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर डी बैक्टीरियो रोडोपेप्सिन।
आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैक्टीरियो रियो रोडोपेप्सिन। ये क्या है? ये दोस्तों आरबीसी का कंकाल प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो ये आरबीसी का कंकाल प्रोटीन नहीं है, बाकी बैंड 3 ग्लाइकोफोरिन और स्टेप्टिन ये सभी जो हैं ये आरबीसीएस का कंकाल प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 71 जिसमें पूछा गया क्वेश्चन कि स्पेक्टिन की श्रृंखला में उपस्थित पुनरावर्ती डोमेन में उपस्थित एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिपीटिंग डोमेन फॉर द स्टेक्निन। तो इसमें अमीनो अम्ल की संख्या जो है वो 108 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव की लाल रक्त कणिकाएं गोल होती हैं? डिफिशियंसी ऑफ व्हिच केस्ट स्पेरिकल आरबीसीएस। तो किसकी डिफिशियंसी के कारण मानव की लाल रक्त कणिकाएं गोल होती हैं? तो ये दोस्तों होती हैं किसके कारण? स्पेक्टिन के कारण। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 73 जिसमें प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 73 कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का जो उपयोग किया था उनका नाम था वेंडा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। और कब किया था वेंडा ने? तो दोस्तों 1898 में दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम वेंडा ने। ओके, तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वेंडा ने। कब की थी? तो 1898 में की थी। ओके, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 74 जिसमें पूछा गया है कि कोशिका द्रव का वह भाग जो क्षारीय रंजकों द्वारा अभिरंजित होता है इसको क्या कहते हैं? द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म स्टेनेड बाई बेसिक डाइज इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम कहते हैं एर्गास्टोप्लाज्म। एर्गास्टोप्लाज्म कहते हैं। आंसर नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। एर्गास्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का वह हिस्सा है जिसमें ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बेसिक डाई क्षारीय रंजक को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75 राइबोसोमीय उप इकाइयों का संगठन तथा विघटन निर्भर करता है। तो ये निर्भर किस पर करता है? ये निर्भर करता है Mg+ आयन पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 76 हेट्रोफेगोसोम का पाचक राजधानी के रूप में विख्यात है। हेट्रोफेगोसोम डाइजेस्टिव वोकुल्स इज। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी लाइसोसोम आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77 चिकनी अंतर्द्रव जालिका कोशिका के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन रीजन रिच इन ग्लाइकोजन मंड ग्लूकोज या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका SER मुख्य रूप से लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण वाले अंगों में पाई जाती है। तो विकल्प में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित अंग होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई भी दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 78 औषधीय का निराविषीकरण किस कोशिका अंग के द्वारा होता है? तो किस कोशिका अंग के द्वारा होता है दोस्तों? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतराद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 79 किस RNA का संश्लेषण केंद्रक में पाए जाने वाले जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है? विच RNA सिंथेसिस अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर जीन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा RNA। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80 जिसमें दिया गया लवणकाय नामक सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। हु फर्स्ट यूज टर्म ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पर लाइसोसोम है, तो हु फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का प्रथम यूज किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे ड्यूबे ने लाइसोसोम का सर्वप्रथम यूज किया था। कब किया था? तो 1955 में। 1955 में लाइसोसोम का सर्वप्रथम यूज किया था ड्यूबे ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 81 इम्पोर्टिन का अन्य नाम है। अदर नेम ऑफ इम्पोर्टिन इज। तो इसका जो अदर नाम है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर इम्पोर्टिन प्रोटीन का केंद्रक के अंदर ले जाने वाला वाहक है, तो इसका सटीक अंदर होना चाहिए कार्योफेरिन। तो कार्योफेरिन इसमें है। आंसर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा कार्योफेरिन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 82 जिसमें कोशिकीय विभाजन की किस अवस्था में पुनः प्रकट होता है? इन विच स्टेज डज न्यूक्लियस रीअपियर। तो ये रीअपियर कब होता है? ये टीलोफेज में।
टीलोफेज यानी पश्चावस्था में यह पुनः प्रकट होता है। आंसर हो जाएगा सी इसमें करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 83 जिसमें केंद्रक का वर्णन सर्वप्रथम किया था। हु डिस्क्राइब द न्यूक्लियस। केंद्रक का वर्णन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का सर्वप्रथम वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84, पादपों में गुणसूत्र की न्यूनतम संख्या पाई जाती है। तो पादपों में गुणसूत्र की जो न्यूनतम संख्या पाई जाती है वो हेलोपेपस ग्रेसिस पाई जाती है। आंसर नंबर 20 क्वेश्चन में राइट उत्तर हो जाएगा। हेलोपापस ग्रेसिलस में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 2n=4 होती है, जो पौधों में कम से कम एक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 85, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो एस फेज में होता है। याद रखेंगे कि समसूत्री विभाजन की एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? तो कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक है वो सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के लिए सबसे आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से किसमें समसूत्री विभाजन होता है? वेयर डज मिटोसिस अकर्स। तो समसूत्री जो विभाजन है वो किसमें होता है दोस्तों? वो होता है वृद्धि तथा ऊतक निर्माण में, ग्रोथ एंड टिश्यू फॉर्मेशन में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 88, जिसमें है कि जीवा विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्सिंग। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है दोस्तों? क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैक्टीन में होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 89, किस विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है? इन विच डिवीजन क्रोमोसोम्स नंबर बिकम्स हाफ। तो कब हाफ हो जाता है? तो ये हाफ हो जाता है दोस्तों कब? ध्यान रखेंगे इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी मियोसिस सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 90, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में सबसे कम समय लगता है? तो एम फेज में दोस्तों, एम फेज में सबसे कम समय लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 91, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तंतु उपकरण का निर्माण प्रारंभ होता है? तो याद रखेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट, प्रथम पूर्वावस्था में अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तंतु उपकरण का निर्माण प्रारंभ होता है? तो प्रथम पूर्वावस्था में, प्रोफेज फर्स्ट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है गाल्जी काय किसमें अनुपस्थित होता है? तो गाल्जी काय अनुपस्थित होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, नील हरित शैवाल में गाल्जी काय अनुपस्थित होता है। आंसर नंबर इसमें बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, कोशिका अंगिकाएं किसमें अवस्थित होती हैं? सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन। तो सेल ऑर्गेनल किसमें प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर अनुपस्थित होती है? ये बैक्टीरिया में अनुपस्थित होती है, जीवाणु में अनुपस्थित होती है। आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का मेन फंक्शन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। क्या करना? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अनुवांशिक सूचना का संचय करना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96, आरएनए पाया जाता है, आरएनए इज फाउंड इन। तो आरएनए केवल नाभिक में पाया जाता है या केवल कोशिका द्रव? तो ये दोनों में पाया जाता है, बोथ। ठीक है, नाभिक और कोशिका द्रव दोनों में आरएनए पाया जाता है। और राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थान है वो राइबोसोम है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 98, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का उत्सर्जन करती है। प्रश्न नंबर 99, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। तो क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? ये दोस्तों पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 100 है कोशिका का
नियंत्रण केंद्र क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसमें हम 2nd यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे उनको करा दिया है, और इसके अलावा 3 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। तो आप चैनल पर जाएंगे कोर्स वाले सेक्शन में, तो कोर्स वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा देखने को। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप जाएंगे तो आप टेलीग्राम पर लिंक ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे टेलीग्राम को, और वहाँ से आपको पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन दोनों मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।